जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा का 14वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट कराया जाएगा। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको कह रहा है लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है। तो किन दो के बीच का संबंध है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दो में आपको कह रहा है दोस्तों, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। तो किस स्तर में आता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीन में आपको कह रहा है दोस्तों, आंख संबंधी कई बीमारियों मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती है। तो किसके कमी के कारण होती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे। 4 में आपको कह रहा है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्य पीएच डैश तैयार करता है। तो क्या तैयार करता है दोस्तों, कितना, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.8। क्या हो जाएगा? 1.8। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे। 5 में आपको कह रहा है दोस्तों, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा अणु है दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे। 6 में आपको कह रहा है दोस्तों, विटीकल्चर डैश को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगूर की खेती को। किसको? अंगूर की खेती को। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे। 7 में आपको दोस्तों कह रहा है, एक उपभोक्ता समावस्था में कहा जाएगा यदि यदि क्या दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। 8 में आपको दोस्तों कह रहा है उपमुख्य संकट। क्या कह रहा है? उपमुख्य संकट शब्द निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। किस घटना से संबंधित है दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मंदी। क्या हो जाएगा? आर्थिक मंदी। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे। 9 में आपको दोस्तों कह रहा है, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। क्या घटित होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे। 10 में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कह रहा है प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। क्या हो जाएगा? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे। 11 में आपको दोस्तों कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है। किस वर्ष में हुई है दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे। 12 में आपको कह रहा है, वह कौन सी प्रथम माइक्रोवित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। तो कौन सी ऐसी है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा बंधन बैंक। क्या हो जाएगी? बंधन बैंक। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे। 13 में आपको दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिमाण स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है। कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा उच्च ज्वार। क्या हो जाएगा? उच्च ज्वार। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे। 14 में आपको दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है दोस्तों, कह रहा है इस पर विचार करने के लिए। 1 नंबर में कह रहा है, विकसित देश और विकासशील देश के बीच स्वेज नहर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 2 में कह रहा है, यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। 3 में कह रहा है, यह एक समुद्र तल नहर नहीं है। तो कौन कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे। 15 में आपको देख रहे हैं, आपको कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 में आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो कौन सा जिला है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका हो जाएगा
किन्नौर। क्या हो जाएगा? किन्नौर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे। 17 में आप देख रहे हैं, आपको कह रहा है इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? एक खाड़ी नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है, नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकाबा की खाड़ी। क्या हो जाएगा? अकाबा की खाड़ी। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। 18 में आप देख रहे हैं, आपको कह रहा है भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? किस वर्ष में प्रविष्ट की गई दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2003 में। कब की गई? 2003 में। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। 19 में आपको कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 पे। 20 में आप देख रहे हैं, आपको कह रहा है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धगोलाकार संरचना को। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा स्तूप। क्या हो जाएगा? स्तूप। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 पे। 21 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ज्ञान के द्वारा। क्या? ज्ञान के द्वारा। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे। 22 में आपको कह रहा धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा औरंगजेब तथा द्वारा सिखों के बीच। किसके बीच? औरंगजेब तथा द्वारा सिखों के बीच। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 में। 23 में आपको कह रहा है अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? किसके कारण हुई दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो किसके कारण हुई? तो शाहजादा सलीम। क्या हो जाएगा? शाहजादा सलीम। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 पे। 24 में आप देख रहे हैं, आपको कह रहा है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? किसको की गई थी दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। 25 में आप देख रहे हैं, आपको कह रहा है एतमोदुल्लाह का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आगरा में किसने बनवाया था दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको नूरजहां ने। किसने? नूरजहां। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे। 16 में आप देख रहे हैं, आपको कह रहा है इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और डैश द्वारा जोड़ा जाता है, तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपग्रह। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, उपग्रह। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27 में। 27 में आपको कह रहा है दोस्तों ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है दोस्तों निम्न में से, ये पूछ रहा है पीला होने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28 में। 28 में आपको कह रहा है भूकंपी तरंगों को डैश उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किस उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो हो जाएगा भूकंप लेखी। क्या हो जाएगा? भूकंप लेखी। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29। 29 में आपको कह रहा है दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण डैश का मान है, गुरुत्व त्वरण डैश का मान हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। क्या हो जाएगा? विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। ऑप्शन संख्या ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। 30 में आपको कह रहा है दोस्तों किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक कितना होगा यदि उसमें से 0.2 धारा प्रभावित होती है तथा विभवांतर 8 भी है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 31। 31 में आपको कह रहा है वातावरण की कौन सी परत ओजोनस्फीयर भी कहलाती है? कौन सी परत कहलाती है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32। 32 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल के वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 33। 33 में आपको कह रहा है एयरबस A380 नामक विश्व की सबसे बड़ा जहाज किस देश ने बनाया है? किस देश ने बनाया है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा फ्रांस ने बनाया है। किसने बनाया है? फ्रांस ने। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 34। 34 में आपको कह रहा है सबसे नरम धातु डैश है। सबसे नरम धातु क्या है दोस्तों, ये पूछा, तो सबसे नरम धातु सोना है। क्या है? सोना है। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 35। 35 में आपको कह रहा है
अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36 में आपको कह रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुदांत। क्या हो जाएगा? सुदांत। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 37 पे। 37 में आपको कह रहा है दोस्तों भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए दोस्तों, ये पूछ रहा है भारतीय संसद को। तो भारतीय संसद को क्या मिलना चाहिए? वर्ष में 2 बार। कितने बार? वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए दोस्तों, ये भी पूछ रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा आगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38। 38 में आपको कह रहा है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। न्यूनतम योग्यता क्या हो जाएगी दोस्तों, ये पूछ रहा है। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, या वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, या वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन संख्या सी 1 तथा 3 दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी 1 तथा 3 दोनों। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39। 39 में आपको दोस्तों कह रहा है धोने के सोडे के उपयोग डैश होते हैं। क्या कह रहा है? धोने के सोडे के उपयोग डैश होते हैं। क्या होते हैं? जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, या पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, या घरों में सफाई के लिए। इन तीनों में से क्या होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इन तीनों में से क्या होता है? 1 और 3। क्या होता है? 1 और 3। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 पे। 40 में आपको कह रहा है दोस्तों समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तों समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 41 पे। 41 में आपको कह रहा है नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो जानते ही होंगे काठमांडू। क्या? काठमांडू। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। 42 में आपको कह रहा है दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैस कौन सी है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43। 43 में आपको कह रहा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित किस देश ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है? तो किसने किया है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा चीन ने। किसने? चीन ने। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 44 पे। 44 में आपको कह रहा बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, ये पूछ रहा है। क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 45 में। 45 में आपको कह रहा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या कह रहा है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो कौन सी है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। क्या हो जाएगा? पारसनाथ। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 46। 46 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? कराकाटाओ मलेशिया। क्या हो जाएगा? कराकाटाओ मलेशिया। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 47 पे। 47 में आपको कह रहा है दोस्तों भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो कौन सा लिखता था दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर आपको हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 48 पे। 48 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। 49 में आपको कह रहा है एनडीसी के पदेन सचिव डैश होते हैं। क्या कह रहा है? एनडीसी के पदेन सचिव डैश होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो नीति आयोग के सचिव होते हैं। कौन होते हैं? नीति आयोग के सचिव। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 50 पे। 50 में आपको देखने कह रहा है सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी डैश की वजह से होती है। किस वजह से बेरोजगारी होती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर देगा उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। क्या हो जाएगा? उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 51। 51 में आपको दोस्तों कह रहा है यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 100 रुपया। क्या हो जाएगा? 100 रुपया। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52। 52 में आपको कह रहा है दोस्तों एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में
1380 रुपया और 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 5%। क्या हो जाएगा? 5%। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको 53 में कह रहा है एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर घंटा, 30 किलोमीटर घंटा प्रति तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी थी? तो औसत गति पूछ रहा है दोस्तों कितनी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 में आपको कह रहा है एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा के तदनुसार उस धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 55 में आपको कह रहा है दोस्तों एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए है। तदनुसार इतना है दोस्तों, उस सड़क का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा? कितने वर्ग मीटर होगा दोस्तों ये कह रहा है। तो कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2618 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 2618 वर्ग मीटर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 56 में आपको कह रहा है 3 नलियां ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकती है। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद एक ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा 2.1/2 घंटे। क्या हो जाएगा? 2.1/2 घंटे। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 में आपको कहा स्टेनी और पॉल एक कार को 28,800 में तय करते हैं। उनमें एक अकेला वह कार्य 36 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा उसे 48 दिनों में। एक विशेषज्ञ की मदद लेकर वे वह कार्य 28 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार उस विशेषज्ञ को कितना पारिश्रमिक देय होगा? कितना होगा दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी 12,000। क्या हो जाएगा? 12,000। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 में आपको देख रहे हैं दोस्तों गणित का सवाल है। इसको करा सॉल्व करने के लिए यदि x बराबर -1 हो तो कितना किसके बराबर होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 में आपको कह रहा है दोस्तों यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में किसके द्वारा विभाज्य होगा? किसके द्वारा विभाज्य होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 में आपको कह रहा है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है। तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत की क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो कितनी आयत का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 37.5%। क्या हो जाएगा? 37.5%। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 में आपको कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है। तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो कितना दोस्तों कम करना होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 9.1/11%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 में आपको कह रहा है यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य रुपया में 162 अधिक कर दिया जाए तो उसके व्यापारी को 19% हानि के बजाय 17% लाभ मिल जाएगा। तदनुसार उस उत्पाद का लागत मूल्य कितना? लागत मूल्य पूछ रहा है दोस्तों कितना है? तो क्या हो जाएगा? लागत मूल्य ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 450 रुपया। क्या हो जाएगा? 450 रुपया। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 63 में आपको कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उससे 200 ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? उस वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो लागत मूल्य कितना है ये पूछ रहा है। तो 800 रुपया है। लागत मूल्य कितना है? 800 रुपया। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है 64 नंबर में ए कोमा बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.1/2% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रखी हो तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था? कितना मूल्य प्राप्त किया था दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2838 रुपया। क्या हो जाएगा? 2838 रुपया। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 65 में आपको दोस्तों कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य
तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी, यात्रा की दूरी पूछ रहा है दोस्तों कितनी है, तो यात्रा की दूरी आपको हो जाएगा 70 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 में आपको कह रहा है एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन इतना है और शिक्षक से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। तदनुसार शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों कितनी है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 में आपको दोस्तों कह रहा है दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 2:3 है। तदनुसार उन दोनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नए बर्तन सी के मिश्रण में दूध और जल आधा आधा हो जाए। तो आधा आधा हो जाए दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 5:7। क्या हो जाएगा? 5:7। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 में आप देख रहे हैं आपको कह रहा है x, y के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार x बराबर 1 के लिए y बराबर 2 मानकर y बराबर 6 के लिए x का मान कितना होगा? x का मान दोस्तों पूछ रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। निकाल करके इसका उत्तर हो जाएगा 1/9। क्या हो जाएगा? 1/9। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 69 में आप देख रहे हैं आपको कह रहा है 53 रुपया की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 ज्यादा मिले और बी को सी से 8 ज्यादा मिले। तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? हिस्से का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25:18:10। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या 70 पे। 70 में आपको कह रहा है एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा। यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना था? कितना था दोस्तों ये पूछ रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा? 250। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 71 पे। 71 में आपको कह रहा है दोस्तों एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 1500 है, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित कर देता है। तदनुसार यदि वह निर्माता उस पर 8% लाभ लेना चाहे तो उस पर वह कितनी छूट दे सकता है? कितनी छूट दे सकता है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो 10% का छूट दे सकता है। कितना? 10% का छूट दे सकता है। चलिए ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 72 में आपको कह रहा है एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 में खरीदता है। तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर 20% लाभ मिल सके। तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सूची मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 600 रुपया। क्या हो जाएगा? 600 रुपया। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 में आपको दोस्तों कह रहा है क्यू एक आयत एबीसीडी के अंतर्गत एक बिंदु है। यदि क्यू ए बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो क्यू डी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? तो कितनी सेंटीमीटर होगी दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आने से दोस्तों पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में आपको कह रहा है निम्न लेखा चित्र में एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप लोग देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद इसका जवाब देना है। देख लिए। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 में आपको कह रहा है कितने श्रमिकों की आय 150 से 180 के बीच है? तो कितने श्रमिकों की है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16%। कितने? 16%। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 में आपको कह रहा है फैक्ट्री में मजदूरी की माध्यिका कितनी है? कितनी है दोस्तों मजदूरी की माध्यिका ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 160 रुपया। क्या हो जाएगा? 160 रुपया। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न पे आने से पहले डायरेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, डायरेक्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 76 नंबर का डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यू सजेस्टेड। क्या हो जाएगा? यू सजेस्टेड। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है एवरीवन ऑफ द फिल्म्स। क्या है क्वेश्चन? एवरीवन ऑफ द फिल्म्स। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 के डायरेक्शन में कह रहा है दोस्तों
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन है अलर्ट, क्या है अलर्ट, अलर्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा वाचफुल, क्या हो जाएगा वाचफुल, ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, उससे पहले दोस्तों डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन में आपको कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है इलीगल, क्या कह रहा है इलीगल, इलीगल का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इलीगल का हो जाएगा लॉफुल, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी लॉफुल। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन में आपको कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप्स ऑफ द फोर वर्ड्स आर गिवन इन विच ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए 79 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 79 में क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा इंट्रोवर्ट, क्या हो जाएगा इंट्रोवर्ट, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिया हुआ है in the following questions four alternatives are given for the item phase in bold in the sentence choose the alternative which best express the meaning of the item phase। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टू कीप अंडर रेप्स मीन्स टू कीप समथिंग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सेक्रेट, क्या हो जाएगा सेक्रेट, ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले डायरेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कह रहा समथिंग दैट इज पॉइजनस ऑफ अनहेल्दी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तों टॉक्सिक, क्या हो जाएगा टॉक्सिक, ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, उससे पहले डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 82 में आपको दोस्तों कह रहा है मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय मोहन, ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 83 से 85 में डायरेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग डायरेक्शन पढ़ लीजिए, ऊपर कर रहे हैं, उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन करना है। चलिए डायरेक्शन आप लोग पढ़ लिए, तो अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 83, क्वेश्चन संख्या 83 में आपको कह रहा है द वैल्यूज कनेक्टेड विथ ओलंपिक गेम्स वेयर, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ द यूथ एंड फ्रेंडशिप, ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 84 में आपको दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वाज नॉट हेल्ड, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा स्केटिंग, क्या हो जाएगा स्केटिंग, ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 85 में आपको कह रहा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड दिस गेम्स ऑफ ओरिजिनेट, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 2781 ईयर्स, क्या हो जाएगा 2781 ईयर्स, ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 86 में आप देख रहे हैं कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है दोस्तों कौन सा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कह रहा है काल चक्र के पहिए ने उसके स्वप्नों को कुचल दिया, क्या कह रहा है काल चक्र के पहिए ने उसके स्वप्नों को कुचल दिया, ये जो है दोस्तों ये वाक्य ये अशुद्ध है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्या है दोस्तों ये अशुद्ध है, ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 में आप देख रहे हैं कारण निम्नलिखित शब्दों में कौन पुल्लिंग है, पुल्लिंग पूछ रहा है दोस्तों कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इत्र, क्या इत्र जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 88 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा गर्दन जो है स्त्रीलिंग है, क्या है गर्दन स्त्रीलिंग, ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 89 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अधिवास शब्द का नहीं है, अधिवास शब्द का नहीं है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा आकाश, क्या हो जाएगा आकाश, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 90 में आपको कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अर्क का नहीं है, अर्क का नहीं है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा लाल, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 91 में आपको कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार है, तो रचनाकार कौन है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 92 में आपको कह रहा है चक्षुस्रवा शब्द का सही अर्थ क्या है, क्या कह रहा है चक्षुस्रवा
शब्द का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। जो आंखों से सुन सकता हो, क्या हो जाएगा? जो आंखों से सुन सकता हो। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93। 93 में आपको कहा एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? एक एक शब्द का वो पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक जोड़ एक। क्या हो जाएगा? एक जोड़ एक। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 94। 94 में आपको कह रहा है इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? समानार्थक नहीं है दोस्तों, ये बोल रहा है। कौन सा शब्द नहीं है? तो वल्लभ। क्या हो जाएगा? वल्लभ। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 95। 95 में कह रहा है इनमें कौन सा शब्द उणार्थक है? उणार्थक कौन सा शब्द है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लंगोटी। क्या हो जाएगा? लंगोटी। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों निर्देश पढ़ते हैं। 96 से 100 में निर्देश दिया हुआ है। दिए गए गद्यांश को पढ़ें और फिर उनके नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प का चयन करें। हिंदी गद्य के विकास के अनुवादों की भूमिका को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। स्वयं भारतेंदु ने बंगला, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी के प्रचुर अनुवाद कार्य किया। ठाकुर जनमोहन सिंह काशी ठाकुर मनमोहन सिंह आपको ठाकुर मनमोहन सिंह, काकी खत्ती और कृष्ण भट्ट भी अनुवाद के क्षेत्र में कार्य करते रहे। कहना न होगा कि भारतेंदु युग का गद्य उसे विषयों, नए विचारों, नई विधाओं और शैलियों को लेकर आया था। क्या कह रहा है दोस्तों? लेकर आया था। तो लोक जीवन की समस्याओं से जुड़ने की चिंता। क्या कर रहा है? लोक जीवन की जुड़ने की चिंता। क्या कर रहा है? जुड़ने की चिंता। नए ज्ञान विज्ञान को लाने का प्रयत्न तथा जनता में रूढ़िवाद को तोड़कर लोक जागरण लाने का संकल्प इस काल के गद्य की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। भारतेंदु युग के बाद आया द्विवेदी युग। हिंदी गद्य में भाव और भाषा दोनों क्षेत्रों में परिष्कार और उज्ज्वला संस्कार द्विवेदी युग में गद्य ने दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका तथा बालकुंद्र गुप्त ने भारतेंदु पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी का सर्वांग उन्नति का बीड़ा उठाया। द्विवेदी युग के बीच ने जागरण और सुधार युग की मुक्ति चेतना को विविधता के प्रस्तुत किया। भाषा में गद्य आरंभिक प्रयोग निबंध को जन्म देते हैं, क्योंकि विचार और शैली विषाण विविध मुक्त संरचनाएं ने अधिक है। भारतेंदु युग ने इस विषय को जन्म दिया, इसे प्रौढ़ता पुष्टता द्विवेदी युग ने दी। तो अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न में आपको कह रहा है प्रश्न संख्या 96 में आपको दोस्तों कह रहा है इनमें कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा? कौन सा शीर्षक होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो कौन सा शीर्षक होगा उपयुक्त दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 96 का आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारतेंदु युग में द्विवेदी युग तक। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग में द्विवेदी युग तक। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 में आपको दोस्तों कह रहा है किस युग के गद्य ने जागरण और सुधारण युग की मुक्ति चेतना को निर्भीकता से प्रस्तुत किया? किस युग के गद्य ने जागरण और सुधारण युग की मुक्ति चेतना को निर्भीकता से प्रस्तुत किया दोस्तों? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा इनमें किसी युग के गद्य नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें किसी युग के गद्य ने नहीं। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 98 में आपको कह रहा है दोस्तों इनमें कौन सी बात भारतेंदु युग के गद्य के बारे में सही है? सही है कौन सा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा भारतेंदु युगीन गद्य के बारे में उपयुक्त सभी कथन सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 99 में आपको कह रहा है गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु युगीन गद्य का एक बड़ी उपलब्धि नहीं कहा जा सकता? किसे नहीं कहा जा सकता दोस्तों, ये पूछ रहा है। केवल मूल हिंदी रचनाओं का विकास। क्या कहा जा सकता है दोस्तों? केवल मूल हिंदू रचनाओं का विकास। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए इस सेट का लास्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 100 में आपको दोस्तों कह रहा है लेखक के अनुसार हिंदी गद्य के विकास में निम्नलिखित में किसकी भूमिका रही है? तो किसकी भूमिका रही है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी की। क्या हो जाएगा? सभी की। A, B, C तीनों की हो जाएगा।